हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। इस चैनल के माध्यम से नए दोस्तों को मैं बताना चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हम केवीएस पीजीटी हिंदी 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सिलेबस +1 और +2 की एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वहीं से हम तैयारी कर रहे हैं। जो लेसन हैं उन्हीं में से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। जो 100 नंबर का सब्जेक्ट आएगा, जिसमें कुछ तो ग्रामर भी रहेगी और कुछ जो ये +1 +2 का सिलेबस है, क्योंकि आगे जाकर यही टीचर्स को पढ़ाना है, लेक्चरर को, जो पीजीटी लेक्चरर बनेगा। तो इसीलिए उन्होंने सिलेबस में भी इसी को डाला है। तो दोस्तों, पहले भी मैं कई वीडियो डाल चुकी हूँ और आज ये कृष्णा शोभती मियां नसीरुद्दीन आरोह में जो +1 की बुक है, वहीं से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये केवीएस पीजीटी के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आज करते हैं कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती ने सबसे पहले लिखा है, समय ही वह रंग है जो अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। तो दोस्तों, ये उन्होंने लिखा है आलोक, शब्दों के आलोक में। ये इनका संस्मरण है, शब्दों के आलोक में। तो यही इन्होंने लिखा है कि समय ही वो रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। तो दोस्तों, आपके पंक्तियाँ आएंगी कि ये पंक्तियाँ किसकी है, कहाँ से ली गई हैं। शब्दों के आलोक में संस्मरण से ये ली गई है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कृष्णा शोभती का जीवन परिचय। जीवन परिचय से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। कब इनका जन्म हुआ, कब ये इनकी मृत्यु हुई, कहाँ से थी, इनकी रचनाएं क्या थी, उपन्यास कौन से, कहानी संग्रह कौन सा, इनको सम्मान कौन से मिले, इनके साहित्य की क्या विशेषताएं हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि जन्म हुआ कृष्णा शोभती का 18 फरवरी 1925 को गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है ये, क्योंकि भारतवर्ष का फिर बंटवारा हो गया था 1947 में। तो उसके बाद ये जो पश्चिम बंगाल है ये पाकिस्तान में आ गया था। दोस्तों, इनकी रचनाएं हैं जिंदगीनामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम। ये दोस्तों इनके उपन्यास है। इनकी हमें इनका जो जिंदगीनामा, दिलोदानिश, इनके प्रकाशन वर्ष भी हमें याद होना चाहिए। हो सकता है एग्जामिनर प्रकाशन वर्ष पूछ ले। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनकी कहानी संग्रह है। दोस्तों, कहानी संग्रह में बहुत सारी कहानियाँ होती है, कहानियों का संग्रह है ये, यानी कि कई कहानियों का ग्रुप है इसमें। हम हसमत, शब्दों के आलोक में, जो शब्दों के आलोक में जो पीछे ये पंक्तियाँ ली थी कि समय ही वो रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। तो ये संस्मरण या सचित्र है। इनको सम्मान भी मिला है दोस्तों, साहित्य अकादमी सम्मान, जो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। हिंदी साहित्य का अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। हिंदी साहित्य अकादमी की ये सदस्य भी रही है। तो दोस्तों, 25 जनवरी 2019 को इनका निधन हो गया। जन्मी कब थी? 1925 में, और 2019 को इनका निधन हो गया। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा शोभती की विशिष्ट पहचान है, क्योंकि ये कथा साहित्य के लिए जानी जाती है। कि दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन है कि हिंदी में कृष्णा शोभती की क्या पहचान है, किस कारण विशिष्ट पहचान है, तो आंसर रहेगा कथा साहित्य के कारण। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपने एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों, संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हशमत। तो साहनी और मित्रों, हशमत, यानी कि ये जो भी इनकी रचनाएं हैं उनके पात्रों के नाम हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से इनके जो ऐसे पात्र हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, जैसे मित्रों, साहनी, हशमत। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी है भारत पाकिस्तान को लेकर, उनमें कृष्णा शोभती का नाम पहली कतार में रखा जाए, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत में पैदा हुई थी।
बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच यानी कि जो ये यशपाल लेखक है, इनका झूठा सच, राही मासूम रजा का आधा गाँव, जिसमें गाँव गंगोली की कथा है, भीष्म सानी के तमस, ये भी भारत पाकिस्तान पर आधारित है। उनके साथ साथ कृष्णा शोभदी का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से जो रचना है वो भारत पाकिस्तान संबंध पर आधारित है, या कौन इनमें से कौन सा नहीं, एक अलग दे देंगे, 3 यहाँ से दे देंगे। तो इस तरह हमें ये याद रखना है। जैसे यशपाल का क्या है, झूठा सच, राही मासूम रजा का आधा गाँव, भीष्म साहनी का तमस, कृष्ण शोभती का जिंदगी नामा। तो दोस्तों, ये भारत पाकिस्तान संबंध पर आधारित है कि किस तरह सांप्रदायिकता फैली हुई थी। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। तो दोस्तों, जो इनका जिंदगी नामा उपन्यास है, पंजाबी पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ उपन्यास है। मियां नसीरुद्दीन जो हमारे सिलेबस में है, सब चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है, यानी कि मियां नसीरुद्दीन की विधा संस्मरण है और ये हम हसमत शब्द चित्र में संकलित है। इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों ज़रूर आएंगे कि ये किस निबंध, किस शब्द चित्र में संकलित है, तो हम हसमत में ये संकलित है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन, नानबाई यानी कि जो रोटियां बनाता है, खानदानी यानी कि जो अपने उनके पूर्वज भी यही काम करते थे और आज वो भी यही काम कर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व, रुचि और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। शब्द चित्र यानी कि ऐसे शब्द जिनको पढ़कर हमारे सामने एक चित्र अंकित हो जाता है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे एक ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। ये तो अच्छी बात है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो मियां नसीरुद्दीन भी अपने काम को कला का दर्जा देते हैं और सीखने को असली हुनर मानते हैं कि इंसान को सीखते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आगे है इनका लेसन। साहबो, उस दिन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों की धूम धड़के से इनमें नानबाइयों की मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। यानी कि जब मटिया महल की तरफ से जब ये मियां जो कृष्ण शोभती गुजर रही थी, तो इनको बीच में मियां नसीरुद्दीन से इनका मुलाकात होती है। उसी के बारे में ये बता रही है कि उसको नान भाइयों का मसीहा कह रही है। ये हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गडैया मोहल्ले की ओर निकल गए। किस मोहल्ले की ओर दोस्तों? गडैया मोहल्ले की ओर। तो दोस्तों, अब की बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसलिए हमें हर एक लाइन पर ध्यान देना है कि क्या इन्होंने लिखा है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। किस मोहल्ले की तरफ? गडैया मोहल्ले की तरफ। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिनके सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। यानी कि वहाँ पटापट की आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने कृष्ण शोभती ने देखा, सोचा कि शायद सेवइयों की तैयारी हो रही है, तभी अब पटापट की आवाज़ आ रही है। पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानभाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। कितने किस्म की? 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठी बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी यानी कि मस्तक पर, माथे पर। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? कृष्णा शोभती ने उनसे कहा। मियां नसीरुद्दीन ने 5000 अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घुरकर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? मियां ने कहा कि कहीं आप अखबार नवीस तो अखबार वाले तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। कौन? अखबार। अखबार को मियां नसीरुद्दीन ने क्या कहा है? खोजियों की खुराफत। तो दोस्तों, हर एक लाइन में एक क्वेश्चन बन रहा है कि मियां नसीरुद्दीन ने
अखबार वालों को क्या कहा है, खोजियों की खुराफात। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला मानते हैं। ये देखो यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन जो है रोटियां पका रहे हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल, इल्म यानी कि अपने ज्ञान कहाँ से, अपने जो ये शिक्षा है ली है, ये आप 56 प्रकार की रोटियां पकाते तो आपने ये कहाँ से ये हासिल महारत की। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखें के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए सामनान भाई, इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर अंग्रेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा क्या? फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। वो कहते कि हम क्या सुनार के पास जाएंगे, या जो नगीना जड़ने वाला उसके पास जाएंगे, या तेली के पास जाएंगे। हमारा तो ये ख़ानदानी पेशा है, अर्थात मेरे दादा भी यही काम करते थे, मेरे पिताजी, और अब मैं यही काम कर रहा हूँ। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा, अपने वालिद से। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, यानी कि कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था कि हम घर से निकले बाहर कहीं फिर हमारा कोई काम धंधा देखें। तो हमारा जो वालिद का काम था वही काम हमारा है। बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर बैठे उन्हीं के ठिये पर, अर्थात उन्हीं की गद्दी पर। आपके वालिद मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से, कि उनके जो मियाँ वालिद थे, उनके पिताजी, उनका क्या नाम था? मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कलनियन की। इनके पिताजी का नाम था मियाँ बरकत, और इनके दादा का नाम था वालिद यानी कि पिताजी, और इनके दादा का नाम था मियाँ कलन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के कि उनके दादा का नाम क्या था, उनके वालिद का भी सीधा पूछ सकते, वालिद यानी कि उनके पिताजी। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, कि नसीहत से काम नहीं आता है, कोई ये नहीं कि प्रॉपर्टी है ऐसे काम आ गया। काम सीखने से आता है, नसीहतों से नहीं होता, काम करने से आता है। वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे। कस कौन से? जो बीड़ी पी रहे थे। फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए जाते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जिम, बच्चा कहता है जिम। अर्थात जिस तरह से उस्ताद कहता है, अर्थात जो टीचर बोलता है वही बच्चा दोहराता है। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात विद्वान हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछें कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे, मियाँ कल्लन के पोते को और मियाँ नसीरुद्दीन बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब ये है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम यानी कि शिक्षा। सिर हिलाया है साहिब माना।
मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। अपने अपने खानदान नान भाई होने का जिक्र किया। क्या यहाँ और भी नान भाई है? मियाँ जो कृष्णा शोभते उनसे पूछ रही है कि क्या और भी यहाँ नान भाई रहते हैं? मियाँ ने घूरा, बहू तेरे पर खानदानी नहीं सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है। एक बात हमारे बुजुर्गों में बादशाह सलामत ने यूँ कहा था, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ पना। यानी कि जो बादशाह सलामत थे उनके यहाँ उन्होंने हमारे बुजुर्गों को ये बात कही थी कि कोई ऐसी बादशाह सलामत ने फरमाया कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके न पानी से। कि उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी चीज़ बनाकर खिलाओ जो ना आग से पके न पानी से। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? कौन पूछती है? कृष्णा सोचती। क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। भैया ऐसा कुछ हो सकता है जो आग से न पके और पानी से न बने? तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी ढींगे आंक रहे थे। लगा महाराणा कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था? कोई खास चीज ही होगी। किसने पूछा? कृष्णा शोभती ने उनसे पूछा। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि यह एक कहावत है कि न कि खानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर भी पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है हाथ से, समझे? सिर हिलाना पड़ा कृष्णा सोबती को। उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार कर कहा, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लुंडिया नहीं रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेंगे कि जो पीछे आए मियाँ रहमत, उनके यहाँ ये काम करते थे मियाँ रहमत। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो नहीं लेवोगे आप? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो। वालिद मरहूम तो कुछ की 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत न मिले या ना मिले। इनकी मियाँ नसीरुद्दीन की उस समय उम्र क्या थी? 70 साल। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाए तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले हो चुकी है ना? हो तो चुकी साहब, पर जानना यह थी कि दिल्ली के किस बादशाह के आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। उन्होंने कहा था ना कि बादशाह सलामत ने हमारे बुजुर्गों से ये बात कही थी कि ऐसी चीज़ खिलाओ जो न आग से पके न पानी से बने। तो कृष्णा शोभती जानना चाहती है कि आपके जो बुजुर्ग थे वो किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। हाजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया नहीं कि बादशाह के यहाँ काम करते थे। सो क्या काफ़ी नहीं है? हम खिसियाँ नहीं, हंसी हंसी है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप? वक्त से मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ा लेते। वक्त को किसी ने मिलाया आज तक? कृष्णा शक्ति तो यही पूछ रही थी कि आपके बुजुर्गों ने कौन से बादशाह के यहाँ काम किया है। तो मैं उस वक्त को, यानी कि जिस टाइम आपके बादशाह, वो जो आपके बुजुर्ग थे, उनका वक्त और बादशाहों का वक्त मैं मिला लेती। फिर वो मियाँ हंस पड़ते कि वक्त से वक्त को कौन मिला सकता है? आज तक किसी ने मिलाया आज तक? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ने। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात लिख लीजिए, बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वाले के लिए नाम पता सही जरूरी है? हमें बीटर बीटर अपनी तरफ देखते पाए तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो, काम से निपटे। जो पीछे आया था दोस्तों, रहमत, मियाँ रहमत, वो कोई और था। वो तो उसने वैसे आवाज़ लगाई थी। इनके जो कारीगर का नाम था वो था बब्बन मियाँ। बब्बन मियाँ कौन था? इनके कारीगर थे। और रहमत तो इनको कोई रास्ते से जा रहा था, उनको आवाज़ लगाई थी। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांकी काटती, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले आपके बेटे बेटियां, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर मजबूर ने छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मरनाटी की मजूरी। इनकी 2
मन 2 रुपये मन, यानी कि मन कितना होता भाई 40 किलो। 40 किलो अगर आटा की उन्होंने रोटियां बना दी तो उसकी मजदूरी कितनी बनेगी 2 रुपये मन आटा, यानी कि 40 किलो। कितना होता मन आटा 40 किलो। ज़्यादातर भट्टी पर 4 रुपये मन मैदे की, यानी कि मैदे की मजदूरी उसको दी जाती है 4 रुपये। 40 केजी की जो मैदा उसकी 4 रुपये और जो 40 केजी आटा है उसकी 2 रुपये। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी रह रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बारक खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजे बनी तुनकी, फिर तेवर चढ़ा में घुरकर कातून की पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन यानी कि उससे भी पतली। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो खाने पकाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाले तंदूर से निगली और हजम, यानी कि वो पिछले दिनों की याद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन, सेकंड लेसन मियाँ नसीरुद्दीन कृष्णा शोभती के द्वारा लिखा गया संस्मरण हम हसमत संस्मरण सब चित्र में ये संकलित है। और शब्दों के आलोक में इन्होंने ये बात की कि समय वो रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। कौन? समय। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं और अपना प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए कि इसमें क्या कमी है, क्या सुधार होना चाहिए, आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक मुझे और वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।